ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, वही जो हम लोग करते आ रहे हैं। जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स 12th क्लास इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक चल रहा है किरचॉफ्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कर रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, तो ये कर रहे हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ क्या है और कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या दे रखा है, ये ABCD, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बना हुआ है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है P, इस रेजिस्टेंस को P बोला 1 ओम का है, Q 2 ओम का है, R 2 ओम का, S 3 ओम का है। ये एक बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है ये। और इसके रेस्पेक्ट में ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम का है। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड होता है तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाता। व्हीट स्टोन ब्रिज जब करेंगे तो बताएंगे भी, आगे आएगा। जब बैलेंस्ड होता है, बैलेंस का मतलब इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो इक्वल आएगा, P का Q के साथ रेशियो, तो कितना होगा 1/2 आएगा, 1:2 आएगा। R का S के साथ रेशियो लेंगे तो 2/3, दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इस वाले वायर से करंट जाता है, और अगर ये बराबर होते हैं तो इस वाले वायर से करंट नहीं जाता। वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। अब यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। कितनी बात समझ में आ रहा है? समझ में? क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज P is 1 ohm, Q 2 ohm, R 2 ohm, S 3 ohm and RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 4 ओम ये दे रखा है। फाइंड द करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द अनबैलेंस्ड पोजीशन ऑफ द ब्रिज। ये ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज वो अनबैलेंस्ड है, तो इससे कितना करंट जाएगा ये बताना है। ठीक है ना। ब्रिज वेयर अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज यूज्ड, ये वाला दे रखा है। कितनी बात सुनी? सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने फिगर में प्लॉट कर दिया है। ठीक है, कितनी बात सुनी? अब हम लोग ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें करंट बताना है कि यहाँ से IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा, ये बताना हमें। ठीक है ना, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब हम लोग किरचॉफ, जब हमें बैलेंस्ड होता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज आराम से हम लोग यूज़ करके निकाल लेते हैं। आगे आएगा भी व्हीट स्टोन ब्रिज और हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है ना, वो पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट पे, मीटर ब्रिज के कंसेप्ट पे यूज़ होगा वो। लेकिन यहाँ पे जो है ये अनबैलेंस्ड है, तो इसमें करंट निकालने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। कितनी बात सुनी? इस तरह का अनबैलेंस समझ में आ गया? यानी इन दोनों का रेजिस्टेंस और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर होगा तो बैलेंस्ड है, और जब बैलेंस्ड होगा तो इस वाले वायर से कोई करंट नहीं जाएगा, बीच वाले से, और अगर अनबैलेंस्ड होगा तो इससे करंट जाएगा। जब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये अनबैलेंस है, 1/2 आ रहा है, ये 2/3 आ रहा है, अनबैलेंस है, यहाँ से करंट जाएगा। जब ये करंट जाएगा तो इसे पता करना हमें इस क्वेश्चन में। अब इसे पता करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करेंगे हम लोग, और किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग करने जा रहे हैं। कितनी बात सुन में? किरचॉफ्स लॉ का हेल्प यहाँ पे लेते हैं। क्या बताया कि यहाँ पे लूप्स बनाएंगे, लूप्स रूल लगाएंगे। तो एक लूप लेंगे हम लोग ABDA, एक लूप तो ये ले लेते हैं। ठीक है, एक लूप लेंगे BCDB, एक लूप हम लोग ऐसे इसमें यूज़ करेंगे। हाँ, क्लॉकवाइज करंट का जाने का। और एक लूप हम लोग यूज़ करेंगे ADCEA, यानी हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे इसमें, नीचे वाले में जिसमें सेल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चलते हम लोग अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ।
अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे? लूप रूल। लूप रूल में यानी सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में तो जंक्शन रूल होता है, सेकेंड लॉ में लूप रूल। हाँ, उसमें पोटेंशियल का किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं या फिर लूप रूल भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक करंट जो है इस बैटरी से निकल के आई करंट ये आया यहाँ पे आई करंट आया। ठीक है, अब ये जो आई करंट है ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लग रहे हैं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा। करंट भी अलग अलग होगा। अगर रेजिस्टेंस सेम होता तो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से I1 करंट इसमें चला गया, इस वाले वायर में, तो I में से I1 तो इधर चला गया, तो जो बचेगा वो करंट इधर से जाएगा। I माइनस I1 करंट इधर से जाएगा, ये वाला। यहाँ आने के बाद जब ये I करंट यहाँ I1 करंट यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से दो अलग अलग रेजिस्टेंस है तो ये करंट फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से I1 में से सपोज इसमें करंट जो है ना IG जा रहा है, IG जो हमने यहाँ पे लिखा है इसे हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे के कि IG हमें पता करना है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने I1 में से IG करंट इसमें जा रहा गैल्वेनोमीटर में, तो जो बचा हुआ करंट है I1 माइनस IG वो इधर से होता हुआ जाएगा, ये एरो के रिस्पेक्ट में। कितनी बात सुनिए, यहाँ से जब IG करंट आएगा तो यहाँ आएगा ये, और पीछे से इसमें I माइनस I1 एक करंट आ रहा होगा, ये दोनों करंट मिल के इधर से चले लेंगे। कितनी बात सुनिए, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है ना, इतना करंट इस वायर से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अब देखिए I माइनस I1 प्लस IG इधर से आएगा और इधर से करंट आ रहा है, कितना आ रहा है ये, प्लस I1 माइनस IG, जो इधर से आ रहा है। टोटल मिलाएंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I करंट फिर हमें यहाँ से मिल जाएगा और जो इधर से होते हुआ वापस चला जाएगा। कितनी बात सुन में, तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ्स लॉ यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप ABDA, यह ABDA। ठीक है ना, यहाँ से करंट जा रहा है कितना, I1, ये करंट जा रहा है ना, ये रेजिस्टेंस कितना P का रेजिस्टेंस हम लोग डाल देते 1, ये लेते 1 करंट है, इतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। ये करंट IG जो है ना, इसमें से I तो यहाँ I1 पहुँचा, I1 में से IG इधर चला गया, तो इस वाले में कितना जा रहा है, IG करंट जा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन से चला जा रहा है, तो IG इंटू रेजिस्टेंस है 4 इसका, इतना पोटेंशियल ड्रॉप गैल्वेनोमीटर में हो जाएगा। फिर ये लौट के जब ऐसे लूप करेंगे तो ये वापस जा रहा है, जबकि इसके हिसाब से करंट इधर से आ रहा है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि करंट इधर से रहा है, लूप के हिसाब से हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो माइनस में क्या आ जाएगा, I माइनस I1 एक ब्रैकेट में लिया और इसका रेजिस्टेंस 2 था, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस लूप में कोई बैटरी नहीं है तो कोई EMF नहीं है, तो कोई EMF नहीं है तो ये 0 चलेगा। ये टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्वल टू 0 हो जाता है। हम लोग सेकंड लूप के हिसाब से क्या बताया कि एक लूप में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं या सेल होते हैं उनका नेट
पोटेंशियल ड्रॉप एंड सेल ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें सेल तो कुछ था नहीं, खाली पोटेंशियल ड्रॉप देख लिया। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो I1 आ जाएगा, ये 4Ig आ जाएगा, और ये माइनस 2I1 I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। कितनी बात में ये I1, ये 2I1 है, ये I1 3I1 प्लस 4IG माइनस 2I इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 बना लिया। कितनी बात सुन में, ये लूप के हिसाब से फर्स्ट लूप बनाया और ये हम लोगों ने एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे 3 करंट दिखा रहे हैं हम लोग, एक करंट ये I, एक करंट I1, एक करंट IG। अब हम लोग लूप लेते हैं, एक इन लूप BCD यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप BCD। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप BCDB। ठीक है ना। यहाँ देखिए जरा सा, ये दिखा रखा, ये जो करंट इसमें से जाएगा तो करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हम लोग ये तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये आएगा I1 माइनस IG इंटू 2। ठीक है, कितनी बात सुन रही, यहाँ थोड़ा जगह की कमी पड़ेगा। ये यहाँ हो गया, ये देख लीजिए, ये लूप के हिसाब से हम लोग, अब ये करंट ऐसे जा रहा है लेकिन लूप का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस में लेंगे, माइनस I1 प्लस IG इंटू 3। ये इसका हो गया। देख रहा है, ये लूप हमने ऐसे बनाया है तो ये करंट ऐसे जा रहा है लूप के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ले लिया। फिर ये हम लोग, ये वाला भी है, ये रेजिस्टेंस भी है, तो ये करंट ऐसे आ रहा है लेकिन लूप का हिसाब से उल्टे पड़ रहा है। हम लूप ऐसे यूज़ कर रहा था ऐसे, तो ये ऊपर जा रहा है लूप के रिस्पेक्ट में, जबकि करंट आ रहा है इसे, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये IG इंटू 4 हो जाएगा। इसमें कोई बैटरी नहीं है तो नेट EMF जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, जगह के सब इम्पोर्टेंस है तो इसीलिए सबका रहना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ कुछ। ठीक है ना। अब क्या बताया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I1 माइनस 2IG, फिर इसको 3 से करेंगे माइनस 3I माइनस माइनस प्लस 3I1, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3IG। ठीक है, ये हो गया, और इसको करेंगे माइनस 4IG इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ में पीछे वाले बच्चों को। देखो I1 ये है और 3I1 ये है, तो 5I1 आ गया। ठीक है, IG देखते हैं, 2IG ये है, 3IG ये है, माइनस के 5IG माइनस 4, माइनस 9IG आ जाएगा। ठीक है, और I एक यहाँ पे है और बस यही है, तो माइनस 3I आ गया इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुन में आई, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दिया हम लोगों ने। कितनी बात सुन में। अब हम लोग लूप लेंगे ADCEA, ये नीचे नीचे एक लूप लेंगे, इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये इक्वेशन रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेंगे तो यूजिंग लूप रूल ये इक्वेशन बचा लिया हम लोगों ने। यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप ADCEA,
ADCEA, ये है ADCEA। कितनी बात सुन में। अब इसमें देखते हैं ये करंट जा रहा है यहाँ से R से होते हुए जा रहा है, तो I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस 2 ओम, ये लगा दिया, ठीक है ना। ये करंट यहाँ से होते हुए जा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू 3, ये रेजिस्टेंस 3 से मल्टीप्लाई किया, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ पे जो करंट है I है, ये वाला करंट I आ गया और रेजिस्टेंस है R, तो I इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू EMF, ठीक है ना, इज इक्वल टू EMF के बराबर होगा। ये EMF जितना इसका पोटेंशियल होगा, या इधर लिखते तो हम लोग माइनस से दिखाते क्योंकि इधर से लौट के आ रही है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2I माइनस 2I1, 3 से करेंगे 3I माइनस 3I1 प्लस 3IG प्लस 2I इज इक्वल टू 2, इसका पोटेंशियल 2 है। अब देखते हैं हम लोग I कितने हो गए, 2I 2I 4I और ये 3 7I आ गया है, ठीक है ना। I1 कितना आ गया, माइनस 2I1 माइनस 3I1, पहले हम लोग यहाँ माइनस 5I1 कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर IG कर लेते हैं। IG कितना है, 3IG यहाँ पे है, बस यही है, प्लस 3IG, और फिर ये जो हम लोगों ने किया था 2I 2I 4 प्लस 7I इज इक्वल टू 2। कितनी बात सुन में। आगे देखते हैं हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। कितनी बात सुन में आ रहा है समझ में सबको। आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 करंट है, एक I है, एक I1 है, एक IG है। अब हमें सिंप्लीफाई करना और IG निकालना है, हमें फाइनली IG निकालना है, तो इन सबको हटाना पड़ेगा, I1 और I को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले देखते हैं, यहाँ पे 3I1, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 5I1, यहाँ माइनस 5I1। अगर हम इन दोनों को सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को प्लस करेंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, और जो भी आंसर होगा वो I एंड IG के टर्म में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, I1 तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखो वहाँ पे है माइनस 9IG, यहाँ प्लस 3IG है, तो बचेगा माइनस 6IG, और वहाँ है माइनस 3I, यहाँ प्लस 7I, तो प्लस 4I आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो माइनस 3IG प्लस 2I इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये इक्वेशन 4 हो गया, लेकिन ये इस इक्वेशन में IG एंड I के टर्म में आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, I को रिप्लेस देना चाहते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, यहाँ से भी एक इक्वेशन लेंगे, I1 को यहाँ से भी हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखिए, यहाँ 3I1 है, यहाँ 5I1 है, इनको कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या है, इनको I1 को इक्वेट कर रहे हैं, फर्स्ट को थर्ड को। देखिए तो इसमें 5I1 है, यहाँ पे 3I1 है, तो कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का साइन प्लस में आएगा, तो अगर कैंसिल करना है तो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो ऐड कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए लाइन मैं लिख रहा हूँ और थोड़ा सा वहाँ से मिटा देता हूँ इस इक्वेशन को छोड़कर, ठीक है ना।
ये हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सबको मिटा दे रहे हैं इस इक्वेशन को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे भी सबको मिटा देते हैं, और ये 1 है, वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम लोग इन सब को मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, ये जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है उसी को हम लोग बचा के रखते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे थे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5, वहाँ 5 है ना, वो 5, एंड इक्वेशन 2 3 वी गेट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, हम यहाँ लिख रहे हैं 5 3 15i1 प्लस 20ig माइनस 10i और इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा, सही। और वहाँ 3 से करें 15i1 माइनस 27ig फिर माइनस 9i है ना, इक्वल टू 0, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताते हैं, सबट्रैक्टिंग करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वी गेट सबट्रैक्टिंग, वी गेट ये आ जाएगा, सबट्रैक्टिंग यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है नीचे वाले का सबका उल्टा साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 20ig है ये, तो माइनस 7ig आ जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा दोनों, 47ig आ जाएगा ये। ठीक है ना, और ये यहाँ आने के बाद कितना हो जाएगा, माइनस i आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये यहाँ इसके नीचे आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। कितनी बात सुन में, और यहाँ पे i इज इक्वल, ये i को इधर ले जाएंगे तो i इज इक्वल टू 47ig के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। कितनी बात सुनाते हैं, ये i का वैल्यू हमारे पास मिल गया ig के टर्म में। अगर हम देखते हैं 4 इक्वेशन को, देखिए 3ig प्लस 2i इज इक्वल टू 1 आगे दे रखा। अगर हम लोग i का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे तो सिर्फ ig मिलेगा इसमें, और हमें ig ही निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5th इन इक्वेशन 4th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे रखा माइनस 3ig प्लस 2i, तो i की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 47ig। ठीक है ना, और ये इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3ig प्लस 94ig इज इक्वल टू 1। 94ig में से 3 तो 91ig आ जाएगा इज इक्वल टू 1, और ig इज इक्वल टू 1/91। ये हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर के थ्रू इतना करंट चलेगा। क्या समझ में आया हम लोगों को कि अगर कोई अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसमें करंट निकालना, वैसे तो बैलेंस्ड होता तो इस वाले IG में करंट 0 होता है, लेकिन जब अनबैलेंस्ड होगा तो IG यानी गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा उसको हम लोग निकालेंगे किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके। और देखा आपने, हम लोगों ने 3 लूप बनाया, एक ABDA, यहाँ से हम लोगों ने लिया और करंट का डायरेक्शन भी लिया, कौन सा करंट कैसे यूज़ हो रहा है, किधर से जा रहा है। उसी तरह से फिर दूसरा लूप BCD में हम लोगों ने करंट का लूप बनाया और देखा कैसे, उसका एक इक्वेशन बनाया। और एक तीसरा जो है ना ADCEA, ये तीसरा लूप बनाया। इसमें भी जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उन्होंने बनाया था
उसी के हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप को लेकर इक्वेशन बनाए। अब उन 3 इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए हम लोगों ने। हमें IG चाहिए था, तो 5I1 दूसरे और तीसरे का इक्वल था माइनस प्लस में, तो ऐड करके कैंसिल कर दिया और बाद में हमें IGNI के टर्म में एक इक्वेशन मिला, जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। फिर हम 1 और 2 को इक्वेशन को I को फिर कैंसिल करने के लिए कोफिशिएंट को इक्वलाइज किया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के टर्म में, जैसे हम लोग करते हैं मैथ। उसके हिसाब से I1 को इक्वलाइज किया, कैंसिल किया, फिर हमारे पास INIG के टर्म में एक रिलेशन ये मिल के आया और हम लोगों ने यहाँ से I का वैल्यू 47 IG को इस 4th वाले इक्वेशन में डाल दिया और इसे सिंप्लीफाई करके लास्ट में हमें IG निकाला। तो कितना टाइम टेकिंग है कंपटीशन में, ऐसे क्वेश्चन तो ज़रा मुश्किल हो जाता है इस तरह से आना। तो लेकिन किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं और उसी तरह से किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके बनाएंगे और कुछ स्टैंडर्ड फिगर है, उनके स्टैंडर्ड आंसर हैं, उनको हम लोग लिख देंगे, वही याद रखेंगे, ठीक है ना। उसी तरह के आते रहते हैं। क्या दे रखा, ये अगला एक क्वेश्चन कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके इसे निकालते हैं। क्या दे रखा है कि ये 12 इक्वल रजिस्टर्स क्यूबिकली अरेंज्ड है। एक क्यूब बनाया है और उसके सभी एज पे एक बराबर का रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। 12 रजिस्टर्स एक बैटरी से कनेक्ट है, यहाँ से करंट जाएगा, तो क्या देखते हैं कि सभी करंट को 3 रजिस्टर से होते हुए जाना है। देखिए, एक करंट यहाँ से होते हुए ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसको लेंगे तो ये इससे होते हुए C पे पहुँच जाएगा। ये डायगोनली हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और अगर करंट अगर 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है तो इसमें करंट कितना चल रहा होगा, हर एक एज पे बताना है। क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, यानी इस बैटरी को इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे कनेक्ट किया गया है। अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट अलॉन्ग ईच एज ऑफ द क्यूब के सभी साइड से कितना करंट जाएगा, पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे, किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा दे, डायग्राम में सब आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग। क्या बताया कि यहाँ पे जो है जितना भी करंट होगा, यहाँ से एक करंट चलेगा I, जो करंट आएगा यहाँ आने के बाद देखिए ये रेजिस्टेंस 3 रजिस्टर से कनेक्ट है, इसे देखते हैं तो 1 2 3 से होते यहाँ पहुँचेगा, 1 2 3 से होते यहाँ C डैश पे पहुँचेगा, 1 2 3 इसे पहुँच जाएगा, या फिर एक करंट यहाँ से इधर से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। तो सभी जो भी पाथ लेंगे 3 रजिस्टर से होते हुए A से C डैश तक जाना है, ठीक है। तो इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहने का मतलब कि तीनों में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ से, देखिए कि यहाँ पे 6I का करंट चल रहा है, यहाँ से इन कर रहा है, तो इधर से ये तीनों बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से 2I इसमें जाएगा, 2I इसमें जाएगा और 2I जो है इसमें जाएगा। ये 2I जब यहाँ पहुँचेगा तो इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, आगे ये एक, आगे इसके एक, यानी 2 से कनेक्ट है, तो दोनों बराबर है। तो ये 2I का करंट जब यहाँ जाएगा तो दोनों में बराबर बटेगा, तो यहाँ पे 1I का जाने लगेगा और यहाँ से भी 1I का करंट जाएगा, और ये होते हुए 1I का करंट
यहाँ पहुँचेगा, ये इधर से होते यहाँ पे 1i का, अभी आगे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ से लेकिन 1i पहुँच गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2i का करंट देखिए यहाँ से D तक पहुँचा। अब ये 2 यहाँ से होते हुए 2 रजिस्टर और यहाँ से होते हुए 2 रजिस्टर, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 1i करके इधर से जाने लगेगा। तो यहाँ से जो है ना 1i करंट जो है इधर से जाएगा। अब देखिए ये 1i करंट यहाँ से, 1i करंट यहाँ से, दोनों मिलके यहाँ पे 2i हो जाएंगे। और ये 1i यहाँ से जा रहा है, ये 1i इधर से जा रहा है, ये यहाँ आ गया। कितनी बात सुनी? अब ये देखते हैं 2i यहाँ पे है, ये 2i, ये 2i जब यहाँ जाएगा तो इसमें भी 2 रेजिस्टेंस है C डैश तक, 2 रेजिस्टेंस के थ्रू C डैश तक, तो एक इधर से जा रहा होगा 1 एम्पियर का करंट, 1i करंट इधर से जाएगा, 1i करंट इधर से जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक 1i करंट यहाँ से यहाँ आएगा, एक 1i करंट इधर से जाएगा, तो ये 2i करके यहाँ पहुँच जाएगा। इस वाले पॉइंट पे देखिए, यहाँ से एक करंट 1i का ये चल रहा था और यहाँ से एक करंट 1i का ये चल रहा था, यहाँ के मिल के 2i हो जाएगा। 2i 6i, फिर ये दोबारा से 6i करंट इधर से होते हुए निकल के आ जाएगा। कितनी बात सुनी? तो इस तरह से पूरे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कितनी बात सुनी? अगर हम लोग लूप बनाएंगे, कहीं से भी बनाएंगे, एक ही लूप बनेगा। वो कौन सा लूप बनेगा? वो लूप बनेगा A B C डैश और ये E फिर A, ये एक हमारा लूप बनेगा। तो क्या अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है, इन लूप A B C डैश E A B C डैश और यहाँ से होते हुए E। अब देखिए इसमें जो करंट जा रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2i इंटू R, यहाँ पे बात समझ रही है। फिर B2C में होगा प्लस 1i इंटू R, यहाँ करंट 1i का है, फिर ये 2i है, फिर 2i इंटू R इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, क्योंकि इसमें एक बैटरी भी है। अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। हाँ ये 10 है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं इसको, तो 2IR यानी ये टोटल 5IR हो जाएगा, इज इक्वल टू E हो जाएगा ये। कितनी बात सुन में? अब हमें इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? R डैश इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल करंट, ठीक है ना। टोटल EMF में E लगा लेते हैं हम लोग, और टोटल करंट कितना 6i का हम लोगों ने करंट लिया है, एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? ये जो बैटरी का जो ये पोटेंशियल है वो 5IR के बराबर है, तो इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5IR अपॉन 6i, i से i कैंसिल हो जाएगा, 5R अपॉन 6, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6R, ये हमारा डायगोनल का आंसर हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था ना, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6R, ठीक है। कितनी बात सुन रहे? R का जितना भी वैल्यू होगा, R का जैसे मान लो 1 एम्पियर 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो यहाँ R का वैल्यू डाल देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। R का वैल्यू डाल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग R के टर्म में ले लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
अब हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट करंट बताइए। करंट तो नेट करंट कितना आ जाएगा? करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट या नेटवर्क, नेटवर्क में कितना करंट आएगा? तो यहाँ से आई डैश लेंगे, आई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन आर डैश, ठीक है ना। ये जो ई है इसका अगर पोटेंशियल जो दे रखा हमारा क्वेश्चन में 10 वोल्ट दे रखा है, ई जो है इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है, और ये जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 5/6 आर। और ये जो करंट है हम लोगों ने 6I के बराबर एज्यूम करके लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो है ना 6 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 6I इज इक्वल टू 10 इंटू 6 अपॉन 5 आर। अगर 5 से हम लोग इसको काटेंगे तो 2, और ये 6 से काटेंगे तो 6 कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, इतना करंट आ जाएगा। I का वैल्यू वैसे तो हम लोग नेट करंट कन्वीनियंट के लिए 6I लिया हम लोगों ने। अगर हम लोग खाली I लेते, तो I/3 इधर करंट जाता, I/3 इधर करंट जाता, I/3 इधर करंट जाता, फिर I/3 का आधा करते, I/6 इधर जाता, I/6, तो वो फ्रैक्शन में आता है, फिर उसको कैलकुलेट करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। तो इसलिए 6I करने की वजह से हमें 2I या I करके आसानी हो गया। लेकिन अब ये I का वैल्यू आया है, 6I का नहीं आया है, I का वैल्यू आया है 2 अपॉन R। इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है। अगर मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है इनका वैल्यू 1 ओम का है, कितना है? अगर एज्यूम कर लेते हैं, लेट इफ R इज इक्वल टू 1 ओम, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। खाली I का वैल्यू 2 एम्पियर आएगा। कितनी बात सुन में? और अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो कितना करंट इन कराएंगे? 6 इंटू I मतलब 2, यानी 12 एम्पियर का करंट चलेगा। यहाँ के हिसाब से क्या करेंगे? नाउ 6I इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12I, 12 एम्पियर का करंट हमें फीड करना पड़ेगा। कितनी बात सुन में? 12 एम्पियर का करंट फीड करेंगे तो इस वाले सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा? ये 2I के बराबर है। I का वैल्यू कितना? 2, तो 4 हो जाएगा। तो 4 एम्पियर का इधर से जाएगा, 4 एम्पियर का इधर से जाएगा, 4 एम्पियर का इधर से जाएगा। फिर जब यहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जाएंगे तो 1 एम्पियर का दे रखा है, लेकिन इसका आधा, 4 का आधा, तो 2 एम्पियर का इधर जाएगा, 2 एम्पियर का इधर जाएगा। अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस 1 लिया है तो, और 10 वोल्ट का बैटरी लिया है तो। अब हमसे कहीं भी किसी भी सर्किट में पूछता कि बताइए इस सर्किट में कितना करंट चल रहा है, इस सर्किट में कितना करंट चलना है, तो हमने अपना 6I से बना रखा 2I, और I का वैल्यू कितना निकाला? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर का यहाँ करंट चल रहा है। तो ऐसा नेटवर्क बनाकर, और हमसे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में पूछेगा कि कितना करंट है। अब इसमें क्या बेनिफिट है? इसको अब कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको हम मिटा दे, समझ में आ गया, ये कंप्लीट हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसमें 5/6 R आ गया, और जो 10 वोल्ट का बैटरी था तो उसके हिसाब से जो करंट आएगा I का वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस 1 एम्पियर का 1 ओम का लेते हैं तो ये जो I है वो 2 का आ गया। और ये हम लोगों ने I का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे चाहें हम लोग उतना I डाल देंगे, करंट आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या समझ में आया इसको देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि अगर 12 रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट हैं, ये समझ बात आ रही है? हाँ, 12 रजिस्टर्स इस तरह से कनेक्ट है, और डायगोनली
हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमेशा ही वो 5/6 आर आता है। क्या ये हमेशा डायगोनली निकालेंगे तो 5/6 आर आएगा। आर का जो वैल्यू होगा डाल दीजिए। और अगर हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए यहाँ पे ये आई डैश ई अपॉन आर डैश, तो ये ई यानी बैटरी का जो कितना पोटेंशियल दे रखा है, आर डैश मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, वो डाल देंगे यहाँ पे, हमें करंट आ जाएगा। वो करंट की जो फीड कर रहे होंगे वो आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो हम लोग 6i के लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे i का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 12 से 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर 12 निकाल लेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ही आएगा। अब क्या बताया कि ऐसे ही बहुत 1-2 फिगर और है, उनको भी किरचॉफ्स लॉ लगा के जब कैलकुलेट करते तो उनका भी एक स्पेसिफिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। तो हम उस फिगर को बना देते हैं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देते हैं। आमतौर पे अगर पूछा जाता है कंपटीशन में तो उस तरह के फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वही पूछा जाता है। किरचॉफ्स लॉ लगा के बनाएं या डायरेक्ट आंसर याद कर लें। ठीक है, बात वही है। जैसे मैंने ये पूरा करके दिखाया है ऐसे ही उसमें भी सबको करके दिखाएंगे, सबका वही आंसर आएगा। लेकिन अब इतना करेंगे तो आगे भी बहुत कुछ करना है तो बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं उस फिगर को बना के रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कितना आता है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है, अगर हम लोग ये देखिए एक फिगर लेते हैं, ये हमारे 12 रजिस्टर्स को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये ठीक है ना। और ये जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना फेस डायगोनल, ये देखो ना, ये एक फेस है उसका डायगोनल लिया तो ये फेस डायगोनल से लेंगे कितनी बात में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलोंग फेस डायगोनल एफ डी 3/4 आर, ये जितना भी एक का रेजिस्टेंस होगा वो डाल देंगे यहाँ पे 3/4 आर का। और ये जो है ये लॉन्गेस्ट डायगोनल के अलोंग निकाला है हम लोगों ने, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लॉन्गेस्ट डायगोनल के अलोंग, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है, ये है 5/6 आर। देखिए ये 3/4 5/6, ठीक है ना, ये 5/6 आर आ गया। और है 1-2 होना ना। इसी तरह से ये देखते हैं, ये भी 12 लगा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं एज के लॉन्ग। जैसे यहाँ से ये ए बी है तो ये एक बैटरी से यहाँ से कनेक्ट है, तो इस एज के अलोंग निकालना है, यानी इसके अलोंग निकालना है, वो बाकी सब रजिस्टर इक्वल है, ठीक है। तो ये जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा एज के अलोंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलोंग एज इज इक्वल टू 7/12, 7/12 आर। इसका एक वैल्यू जो होगा वो डालेंगे इसको 7/12 आर। और एक और है उसे भी बना देते हैं, वो देख लेते हैं।
ठीक है ना। ये 11 रजिस्टर है, इसमें एक एज का ये रजिस्टर नहीं है, 12 थे ना टोटल, अब 11 लगे हुए हैं। और ये हमारा, तो इस 11 का इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 7/5R। ठीक है ना। कितनी बात से ये कुछ कॉमन फिगर हैं, इन्हीं के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछे जाते हैं। ये सारे जो निकाले गए हैं किरचॉफ लॉ को यूज़ करके ही निकाला गया है, लेकिन उतना करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट आप याद करिए। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये फेस डायगोनल 3/4, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल 5/6, यहाँ पे एज डायगोनल 7/12, और ये जो है 11 रजिस्टर डायगोनल अलोंग द 1 एज, ये भी 1 एज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर कम है 7/5R। तो ये वैल्यू को थोड़ा सा याद रखेंगे। और ऐसे भी एक हम लोग याद करते हैं 3/4, 5 6 7 12, ऐसे भी हम लोग 3 याद कर लेते हैं। क्या है ये फेस डायगोनल के लॉन्ग है, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल के लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, और ये हमारा एज के हिसाब से है, आसानी के लिए, जैसे ये एज के हिसाब से है, एज के रेस्पेक्ट में है। तो 3 4 5 6 7 12 ऐसे हम लोग नंबर आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये है हमारा फेस डायगोनल, और ये है लॉन्गेस्ट डायगोनल 5/6, और 7 12 ये एज डायगोनल है, और एक वो 7/5, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो किरचॉफ लॉ में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कराए और देखा कि किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, कैसे लूप बनाते हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम कराते हैं, क्लासरूम में कराते रहेंगे। लेकिन अभी जैसे वीडियो के हिसाब से इतना समझना बहुत काफ़ी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं किरचॉफ लॉ के लिए करने के लिए, लेकिन वीडियो में बहुत सारा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा बाद में बना दूंगा और। लेकिन मेन टाइम में इतना जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल है, जो कंपटीशन के लिए बच्चों को काम आ जाएगा, इसलिए हम इनको बना के यहीं पे किरचॉफ लॉ को छोड़ते हैं। कितना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा देखकर, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो जी मैं वो भी करो। ठीक है, ओके।